चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टी बैगर सीरीज़ की 6th वीडियो को। इस वीडियो में हम उस स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसका बिजनेस इंडिया के ऑलमोस्ट हर एक घर में किसी न किसी तरह अवेलेबल है। जी हाँ, और ये हम सब जानते हैं कि जिस भी कंपनी का बिजनेस हमारी डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है उसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कितनी ज़्यादा होती है। आइए कंपनी के बिजनेस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है इलेक्ट्रॉनिक्स होम अप्लायंसेस की। इसके प्रोडक्ट्स है एलईडी लाइट बल्ब, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सीसीटीवी कैमरा एक्सेट्रा। और आप तो ये जानते ही होंगे कि एलईडी लाइट बल्ब, टीवी ये सब हमारे घर में कितनी ज़्यादा यूज़ होती है। इनके बिना घर तो जैसे घर ही नहीं है। होम अप्लायंसेस के मामले में इसने इंडिया के ऑलमोस्ट 35% मार्केट को कवर किया हुआ है और स्क्रैच से लाइटनिंग बनाने वाली ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। क्या लगता है कंपनी का नाम क्या है? एनी गेसेस? आइए जब तक आप सोचते हैं तब तक एक बार बैलेंस शीट भी देख लेते हैं। स्टॉक का नाम है डिक्सन। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 15,883 करोड़ से, यानी ये मिड कैप कंपनी है। जो मिड कैप कंपनी है उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में रहता है। और क्योंकि ये 15,883 करोड़ है इसलिए ये मिड कैप है। अगर ये 20,000 करोड़ से ज़्यादा होता तो ये लार्ज कैप कंपनी होती। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ, कंपनी मिड कैप है। करंट मार्केट प्राइस 2,667 चल रहा है। अभी मार्केट ओपन है तो ये ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर सकता है। रिसेंट हाई इसने बनाया 4690 का, ये 52 वीक्स आई है, लेकिन इसका ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट 6200 के आसपास है। हाँ, स्टॉक का पी देख लेते हो। स्टॉक का पी 66.9 है और इंडस्ट्री का पी 18.4 है, यानी स्टॉक का पी इज़ ग्रेटर देन इंडस्ट्री पी। इसका मतलब कंपनी ओवर वैल्यूड है फ़िलहाल। अगर इंडस्ट्री का पी स्टॉक के पी से ज़्यादा होता तो कंपनी अंडर वैल्यूड होती, यानी वाइस वर्सा होता तो कंपनी अंडर वैल्यूड हो जाती। रिटर्न देखते हैं। एक साल में इसने 21.9% का रिटर्न दिया, 3 साल में इसने 23.9% का रिटर्न दिया और 5 साल में इसने 23.1% का रिटर्न दिया। यानी ये अगर देखा जाए तो मोटा मोटी 5 साल से ये 20% से ऊपर का रिटर्न दे रहा है, यानी ये काफ़ी सही है। जो कंपनी 20% से अच्छा का रिटर्न देती है उसे प्रोबेबली बहुत अच्छा माना जाता है। ROE ग्रेटर देन 20। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हो। प्रोमोटर होल्डिंग 34.1, FII होल्डिंग 16.7, DII होल्डिंग 18.9। अगर ये तीनों का सम करते हैं ऑलमोस्ट 70% के आसपास है, यानी इसमें होल्डिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत शानदार है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर होल्डिंग, FII होल्डिंग और DII होल्डिंग का जो हिस्सा होता है वो 50% से ज़्यादा होना चाहिए, या फिर ये तीन ना देख के अगर पब्लिक होल्डिंग 50 से कम है तो भी कंपनी अच्छा ही होती है। इससे ये मालूम चलता है कि कंपनी पे प्रोमोटर्स का हक ज़्यादा है और वो पब्लिक ड्रिवन नहीं है। यानी पब्लिक ड्रिवन कंपनी यानी जिसमें मोस्टली पब्लिक का या जनरल रिटेलर्स का बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो या फिर शेयर्स हो, तो ऐसी कंपनी बर्बाद होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि जिस भी कंपनी में पब्लिक का शेयर ज़्यादा होता है मीन्स प्रोमोटर का उस कंपनी में भरोसा कम है, इसलिए उनके शेयर्स की वैल्यू या फिर परसेंटेज कम रहती है। इक्विटी कैपिटल ये 11.9 है, ये मोस्टली 100 से कम रहना चाहिए। इसकी वैल्यू जितना कम रहता है वो उतनी ही तेज़ी से आगे भागने की कैपेसिटी रखता है, यानी उसका शेयर प्राइस उतनी ही ज़्यादा आगे जाता है स्पीड से। सपोज़ ये 100 से ज़्यादा होता है, यानी कि 500 या 1000 या फिर 2000, तो क्या होता? तो मीन्स शेयर प्राइस तब भी ऊपर जाएगा पर उसका स्पीड बहुत कम होगा। मीन्स ऐसा नहीं है कि अगर इक्विटी कैपिटल ज़्यादा है तो शेयर प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, स्पीड बहुत कम हो जाएगा। हाँ, आप ऐसे देख सकते हैं कि इक्विटी कैपिटल जिसका 10 है वो खरगोश की चाल से भागेगा,
और इक्विटी कैपिटल जिसका 1000 है वो कछुए की चाल से भागेगा। और आप वो रेस वाली कहानी याद मत करना कि कछुआ धीरे चलता है तो वो जीतता है और खरगोश ज़्यादा तेज़ी से भागता है फिर भी हार जाता है। मैं उस कहानी से रिलेट करने नहीं कह रहा हूँ, मैं बस इतना कह रहा हूँ स्पीड के टर्म में आप यहाँ उस पर्सपेक्टिव से देखें कि खरगोश की स्पीड ज़्यादा होगी क्योंकि इसका इक्विटी कैपिटल कम है, और कछुए की स्पीड कम है क्योंकि इसका इक्विटी कैपिटल बहुत ज़्यादा है, और ये 100 से कम है तो बहुत सही है। इक्विटी कैपिटल एक्सीलेंट सॉरी। अब आते हैं डेब्ट टू इक्विटी पे। डेब्ट टू इक्विटी की वैल्यू हमेशा 0.5 से कम होनी चाहिए। मींस जितना इक्विटी है उसके रिस्पेक्ट में डेब्ट हमेशा आधा होना चाहिए। इससे कंपनी में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी रहती है। अगर इक्विटी से ज़्यादा डेब्ट हो जाएगा तो कंपनी के पास जितना आ नहीं रहा है उससे ज़्यादा उस पर डेब्ट थी है तो वो उतारेगी कैसे। टू इक्विटी की वैल्यू 0.5 से कम होनी चाहिए, और उससे जितनी कम उतना ही बेटर। यानी क्योंकि अगर इक्विटी से ज़्यादा डेब्ट हो गया तो वो डेब्ट जल्दी उतरता नहीं है, और डेब्ट अगर उतरेगा नहीं तो फिर कंपनी ग्रोथ कैसे करेगी। इसका चार्ट देखते हैं थोड़ा। ये मैक्सिमम चार्ट है, ये ऑलमोस्ट 2021 के लास्ट तक दिसंबर तक बढ़ा, उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन आया होगा, और ये ऑलमोस्ट 2600 के 2650 पे अवेलेबल है। चार्ट सही है, 45 डिग्री चार्ट होनी चाहिए किसी भी स्टॉक की, अगर वो स्टॉक अच्छा है तो। अब थोड़ा सा सेल्स वगैरह देख लेते हैं। सेल्स, प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर ये प्रीवियस 5 साल के कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ करनी चाहिए, कंसिस्टेंटली प्रीवियस 5 ईयर्स के। इसमें कोरोना पीरियड को थोड़ा एक्सेप्शन मान सकते हैं क्योंकि उसमें मैक्सिमम बिजनेस ठप हो चुके थे, तो 1-2 साल कोरोना टाइम पीरियड पे स्पेशली को इग्नोर कर सकते हैं। हाँ, और वो इग्नोर तभी करेंगे जब कोरोना के बाद के पीरियड में कंपनी ट्रैक पे वापस आ जाता है, तो ये माना जा सकता है कि उस पर सिर्फ कोरोना का इम्पैक्ट पड़ा है और कंपनी अभी भी अच्छी है। जैसे देखिए 2017 में 2457 ये सारे करोड़्स में, इसने ऑलमोस्ट 2400 का सेल्स किया, फिर 2800, 29, 44, 64, 10,000 और 12। इस पर इसके सेल्स पे कोरोना का इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा। सेल्स देखते हैं कितने टाइम्स हुआ, 12079, 2457, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स। सेल्स अगर 5 साल में कम से कम डबल से ज़्यादा होना चाहिए। अगर डबल से कम है तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है, पर एटलीस्ट हम ये देखेंगे कि प्रीवियस 5 ईयर्स का जो सेल्स है वो डबल से ज़्यादा हो और कंसिस्टेंट हो। प्रॉफिट देखते हो, 17 में प्रॉफिट है 48 करोड़, 18 में 61, 19 में 63, 120, 160, 190, 238, यानी प्रॉफिट पे भी कोरोना का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। और हमें ऐसी ही कंपनी चाहिए जिसपे कि कोरोना जैसे पीरियड वगैरह होते हैं जिससे मार्केट क्रैश कर जाता है तब भी कंपनी के सेल्स या प्रॉफिट पे कोई असर ना पड़े। 238 करोड़, देखते कितने टाइम हो चुका, और 17 में ये 48, प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट 5 टाइम्स हो चुका। यानी सेल्स 5 टाइम्स, प्रॉफिट 5 टाइम्स। प्रॉफिट भी अगर 2 टाइम्स से ज़्यादा हो, लेकिन अगर सेफ साइड में रहना है तो प्रॉफिट एटलीस्ट 3 टाइम्स देखना है। मल्टीबैगर स्टॉक्स की ये खासियत रहती है कि वो सेल्स और प्रॉफिट कंसिस्टेंट देते रहते हैं, प्लस सेल्स एटलीस्ट 2 टाइम्स से ज़्यादा होता है, प्रॉफिट 3 टाइम्स से ज़्यादा होता है। तो ये सब मल्टीबैगर स्टॉक्स की पहचान होती है। अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं थोड़ा।
17 में 8.66, 18 में 10.76, 19 में 11.19, 20 में सीधा ऑलमोस्ट डबल हो गया, 27, 32 और 40, यानी ऑलमोस्ट EPS ही 5 टाइम्स हो चुका है। ऐसी ही तो कंपनी चाहिए हमें। हाँ, बैलेंस शीट को थोड़ा सा समराइज़ करते हैं। ये एक ऐसी कंपनी, ये एक मिड कैप कंपनी है जिसका जो थोड़ी सी ओवर वैल्यूड चल रही है। इसने 5 साल में ऑलमोस्ट 20 से ज़्यादा % का रिटर्न दिया हुआ है। कंपनी में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी काफ़ी तगड़ा है, मीन्स प्रोमोटर्स को इस पर काफ़ी भरोसा है, FII DII सबको भरोसा है। इक्विटी कैपिटल बहुत ही कम है, मीन्स इसके भागने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। डेप्ट अपॉन इक्विटी की वैल्यू 5 से कम है, यानी इस कंपनी में डेप्ट बहुत कम है। सेल्स, प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर इसने 5 साल में ऑलमोस्ट 5 गुना कर लिया है और इस पर कोरोना का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। अब ये सब से हम ये तो पता लगा सकते हैं कि कंपनी बहुत ही शानदार है, कोरोना का इम्पैक्ट नहीं पड़ा, यानी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी इस कंपनी में हमें मिल सकती है। और एक चीज़ देखने वाली है कि कंपनी का हाई थोड़ा देखते हैं। अभी मार्केट ओपन ही है, सिक्स टू फोर थ्री ये लाइफ टाइम हाई है, माइनस करंट प्राइस क्या चल रहा है इसका, करंट प्राइस है 2652 डिवाइडेड बाई 6243, ऑलमोस्ट 58% ये डिस्काउंट पे अवेलेबल है। हालांकि मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि इसका चार्ट देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, ये एक बड़ा सा रेड कैंडल बनाया है, फिर ये कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। अगर इस टाइप का आपको चार्ट दिखे, मीन्स इसके पूरे चांसेस है ये थोड़ा और नीचे जाएगा, तो इसलिए हमें एक बार में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। हर 50 से 100 पॉइंट पे आप इसमें 10% इन्वेस्ट करिए। हर 50 से 100 पॉइंट पर आप इसमें 10 से 15% इन्वेस्ट करते जाइए, एक बार में पूरे पैसे ना लगाएं। और आप ये देखेंगे कि इसका मैक्सिमम डाउन साइड मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 2350 से 2400 के आसपास आ रहा है। तो उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करें, एक बार में पूरे पैसे ना डालें। और ये मैं चीज़ तो आराम से कह सकता हूँ कि कंपनी में अभी अपॉर्चुनिटी है, ऑलमोस्ट 60% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। मार्केट जैसे ही करेक्शन अपना सुधारेगा, क्योंकि हर स्टॉक का एक फेज़ होता है, पहले वो कंसोलिडेट करता है, फिर वो प्रॉफिट देना स्टार्ट करता है, फिर वो अपर साइड में कंसोलिडेट करता है, फिर उसमें प्रॉफिट बुकिंग होती है और वो नीचे आता है। इसमें प्रॉफिट बुकिंग फेज चल रहा है और ये नीचे आ रहा है और फिलहाल ये 60% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। तो जो बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, वैसे स्टॉक ढूंढते हैं जिनमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है और फिर उसे सस्ते में खरीदते हैं। आपको क्या लगता है डिक्सन का बिजनेस कब ख़त्म होगा? जब इंसान अपने घर में लाइट्स, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन यूज़ करना बंद कर देंगे। और ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तभी होगा जब इंसान घरों से निकल कर बाहर पहाड़ों में रहने चला जाए, क्योंकि लिटरली अभी पॉसिबल नहीं है। यानी इसका बिजनेस बहुत तगड़ा और आगे चलने वाला है। सो ये मेरी राय थी, आप एक बार खुद से सोच लें, देख लें और फिर इसमें इन्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हो। तो मेरी तरफ से आज इतना ही, और इनकेस आपको कोई डाउट्स हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मैंने मेल ID अपडेट की हुई है। मुझे लाइक शेयर से मतलब नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और डाउट्स पूछें, क्योंकि मेन मोटिव है यही, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डाउट्स क्लियर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट समझ में आए। सो आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, और कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछें। चलिए, थैंक यू सो मच।